हेलो। तो चलो एक बार फिर से क्लास को शुरू करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे थे पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव की, कि पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि हम ये जो संविधान सभा जो बैठी हुई है ना, इस संविधान सभा की बैठक करने का इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, हम क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम हमारा जो संविधान जो लिखना चाह रहे हैं, हम जो संविधान लिखना चाह रहे हैं, तो हमें पहले हमारे दिमाग में उन उद्देश्यों को दिमाग में लाना पड़ेगा जिन उद्देश्यों को फिर हमें फुलफिल करने के लिए संविधान लिखना है। तो सबसे पहले तो उन उद्देश्यों को सबके सामने रखना था कि हम लोग जितने भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं ना, उन सब का उद्देश्य, हम उन सब का हमारा उद्देश्य यही है। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने पॉइंट्स बताए थे जो हम आगे बात करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने बताया कि ये पॉइंट्स हैं, ये हमारे एम हैं, और इन एम को, इन टारगेट को, इन पर्पज को पूरा करने वाला हमें उद्देश्य तैयार करना है। तो उद्देश्य, अगर उद्देश्य आपके क्लियर होते हैं तो आप फिर उन उद्देश्यों के हिसाब से संविधान तैयार कर पाते हो। तो सबसे पहले आपके उद्देश्य क्लियर होने चाहिए कि आप किस पर्पज से आए हैं, आप करना क्या चाहते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने बता दिया कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आता है, और ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कब होता है? 22 जनवरी 1947 को। याद कर लेना दोनों डेट, 13 दिसंबर को रखा जाता है और 22 जनवरी 1947 को। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि कई बार ऐसे 13 दिसंबर ना पूछ के अगर वो पूछ ले कि नेहरू जी ने अगर वो ये पूछ ले कि पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की कौन सी बैठक में रखा था, तो अगर आप रट्टा मार के गए 13 दिसंबर 1946 को, तो वहां तो डेट है ही नहीं। वो तो बैठक पूछ रहा है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कौन सी बैठक। तो अब आपको दिमाग लगाना, अच्छा 9 तारीख ने पहली बैठक हुई, 10 ने दूसरी हुई, 11 ने तीसरी हुई, 12 ने चौथी हुई, 13 ने पांचवी बैठक हुई। अब दिमाग लगा लियो कि 13 नहीं दी तो क्या हुआ। इसका मतलब 13 तारीख वाली पांचवी बैठक थी, तो आपने पांचवी बैठक पर टिक कर दिया कि पांचवी बैठक में नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। ये अपने समझ के आधार पर पढ़ने का फायदा ये होता है। और एकदम रट्टा मार के गया हुआ हो तो वहां कंफ्यूज होगा और होते ही गलत होगा वो। तो आपको ये इस तरह से आपको समझ के तथ्यात्मक सारे हिसाब से आपको पढ़ना है। एक ये प्रारूप कमेटी, जिन्होंने संविधान का प्रारूप लिखा, ड्राफ्ट तैयार किया, उसका ढांचा तैयार किया। तो ये जो ढांचा तैयार किया था, उसका जो फॉर्मेट तैयार किया, वो कमेटी कब बनी थी, इसकी डेट आपको याद रखनी है। हम सब जानते हैं प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये हम सब ने पढ़ा है बहुत शुरुआत में, शुरुआती कक्षाओं से शुरू हो जाता है। कब बनी थी ये याद कर लेना, 29 अगस्त 1947। कब बनी? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप कमेटी बन जाती है, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये कमेटी बनती कब है, 29 अगस्त 19। इसको प्रारूप तैयार करना था। प्रारूप तो समझते हो, प्रारूप का मतलब होता है ढांचा, उसका पूरा खाका। किसका? संविधान का। संविधान का एक ढांचा तैयार करना था कि कौन सा अनुच्छेद कहाँ आएगा, उस अनुच्छेद में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ रखनी है, क्या क्या रखना है, पूरा एकदम। और देखो मेन तो वही बात है, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का सबसे पहले, बिल्डिंग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? उसका नक्शा। उसमें नक्शे में पूरा होता है यहाँ ये चीज करनी है, यहाँ ये अगर नक्शा गड़बड़ है तो फिर पूरे बिल्डिंग ही गड़बड़ हो जाएगी। नक्शा बोलो या मॉडल बोलो, उसका मॉडल बनाते हैं, ये कमरा ऐसे बनेगा, ये बनेगा। तो ऐसे ही प्रारूप होता है। प्रारूप का मतलब उसका पूरा ढांचा होता है, उसका पूरा खाका होता है, उसकी पूरी रूपरेखा होती है। सबसे महत्वपूर्ण काम होता है इस प्रारूप में। फिर वो लिखा होता है कि ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, मूल अधिकार यहाँ होंगे, कर्तव्य यहाँ लिखने हैं, ये नीति निर्देशक, ऐसा पूरा होता है। तो प्रारूप जो कमेटी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी थी, 29 अगस्त 1947 को बनी। अब आपसे पूछ ले, संविधान अंगीकृत कब हुआ? अंगीकृत का मतलब बना कब, तैयार कब हुआ संविधान? तो आपको ये डेट याद करनी है, और ये डेट प्रस्तावना में दी हुई है। तो आपसे कोई पूछ ले कि संविधान के बनने की तारीख क्या प्रस्तावना में दी हुई है, बिल्कुल आप कभी संविधान को पढ़ना अपनी किताबों के पीछे, आपको वो प्रस्तावना आपको जरूर किताबों में लिखी हुई मिलेगी, आगे पीछे जहां भी पृष्ठ पर जरूर ये आपको प्रस्तावना लिखी हुई मिलेगी। प्रस्तावना को आप ध्यान से पढ़ना, तो नीचे की जो लाइनें हैं, उन लाइनों में लिखा हुआ है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को
माघ शीर्ष, ऐसे कुछ हिंदी माह भी उसमें उल्लेखित है। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि प्रस्तावना में ये कब अंगीकृत हुआ, कब तैयार हुआ, कब एडोप्ट हुआ, ये सारी तारीख कहाँ लिखी हुई? प्रस्तावना। इसका मतलब प्रस्तावना, आपसे पूछा जाए क्या प्रस्तावना संविधान के बनने की तिथि बताती है, तो आप कहोगे यस बताती है, लिखा हुआ है। तो 26 नवंबर 1949। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट तारीख होगी। इसलिए हमने 2015 में हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने तय किया कि 26 नवंबर को अब हर साल हम संविधान दिवस मनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, संविधान दिवस। तो 2015 से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। तो पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? आपके ही आ गया कि पहला संविधान दिवस कब बनाया गया। तो आपको याद होना चाहिए 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस, 26 नवंबर 2015 को। इसका मतलब संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कौन सी साल हुई? 2015। तो 2015 की 26 नवंबर में पहला संविधान, फिर 2016 में दूसरा, ऐसे। और 2015 को 2015 की और क्या खास बात थी? 2015 का वर्ष अंबेडकर के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वां वर्ष था। उनके जन्म दिवस के हिसाब से उनका 125वां वर्ष था वो 2015 का। तो 125वें जो जन्म दिवस वाले ईयर से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। तो 2015 उनके जन्म दिवस के वर्ष के हिसाब से कौन सा था? 125वां। तो मतलब अगर आपके मान लो आना नहीं चाहिए, लेकिन आ भी जाए कि उनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म ईयर के कौन से वर्ष से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई, तो वो जैसे ऐसे दे दे 123वें वर्ष, 124वें, 125वें, 126वें, तो आपको 125वें वर्ष पर टिक करना है। ये उनका 125वां वर्ष था, जयंती वर्ष था उनका। ये उनका 125वां जयंती वर्ष था। जयंती मतलब उनके जन्मदिन वाला जो होता है उसको हम जयंती मनाते हैं। तो ये उनका जयंती वर्ष था। तो 125वें जयंती वर्ष से हमने संविधान दिवस को मनाना शुरू किया था। अब आता है सब, ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप गांठ बांध लें इसको भी। 24 जनवरी 1950, ये है संविधान सभा की अंतिम बैठक। ये अंतिम बैठक भी है, और ध्यान देना ये आखिरी सेशन भी है। ये आखिरी सेशन भी है। मैंने क्या बोला? ये आखिरी सेशन, सेशन का मतलब होता है सत्र। जैसे आप मान लो कोई 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, 11वीं में, तो आप ईयर बोलते हो कि सत्र बोलते हो? अपने स्कूल में क्या चलता है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि 25-26 के सत्र में। मैं सत्र 25-26 में मैंने 11वीं में पढ़ रहा था, मैं 24-25 में 10वीं में सत्र में पढ़ रहा था। वर्ष नहीं लगाते, वर्ष नहीं है, सत्र है, सेशन। तो इसका मतलब सेशन, सेशन का मतलब क्या होता है? सेशन का मतलब जिसमें बहुत सारी मीटिंगें हो। अब सेशन में क्या होता है, आपकी मीटिंगें होती हैं पर डे की मीटिंग ही होगी। आप एक दिन गए तो एक दिन में दो हाजिरी होती है, सुबह और शाम, तो दो मीटिंग्स की हाजिरी होती है। तो इसका मतलब सेशन क्या होता है? सेशन होता है मीटिंगों की श्रृंखला, बैठकों की एक श्रृंखला। अब कोई सेशन में 10 बैठकें हो सकती हैं, कोई में 5 हो सकती है, कोई हो सकता है एक ही बैठक का सेशन हो। जैसे तो आपके पढ़ाई के सेशन होते हैं ना, 25-26 का सेशन, 24-25 का, तो हम उसमें कार्य दिवस नहीं गिनते हैं क्या? फिर हम निकालते हैं कि आपकी हाजिरी कितनी थी, कि ये सत्र 200 दिन, इस सत्र में 200 दिन स्कूल चली, जिसमें से आप 150 दिन आए। तो ये 150 क्या है? ये बैठके हैं आपकी। आप 150 दिन आपने स्कूल में अपनी हाजिरी दी है। तो वैसे ही ये था, ऐसे ही अलग अलग मीटिंगें चलती थी। जैसे मान लो पहला सेशन चल गया हो 5 दिन, दूसरा सेशन चल गया हो 10 दिन तक लगातार, उसकी बैठकें होती रही हो, तो वो दूसरा सेशन हो गया। मान लो तीसरा सेशन कब बोलेंगे? मान लो तीसरी बार संविधान सभा ने तय किया कि अब हम लगातार 5 दिन तक बैठकें करेंगे डेली, और इन 5 बैठकों में जो भी मतलब संविधान से संबंधित हम काम करेंगे। तो इसका मतलब तीसरा सेशन कितनी कितनी बैठकों का हुआ? 5 बैठकों का। तो ऐसे ही ध्यान रखना,
संविधान सभा का सबसे आखिरी जो सेशन है ना, वो एक ही दिन की बैठक का है। ये 12वां सेशन है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसके बाद में संविधान सभा नहीं बैठी। इसके बाद में संविधान सभा बैठी नहीं। इसके बाद में तो संविधान 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया, संविधान का काम हो गया, संविधान बन के तैयार हो गया, साइन वाइन कर दिए, संविधान 26 जनवरी से लागू हो गया और संविधान सभा अस्थायी टाइम के लिए गायब हो गई। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या हो रही है, आखिरी बैठक। तो एक ही दिन हुई ये बैठक, कितने दिन हुई, एक दिन। तो इसका मतलब आखिरी सेशन कितनी बैठक का है, एक बैठक का। और इस आखिरी सेशन को हम ये कौन सी नंबर का सेशन था, 12वां अधिवेशन। ये एक आईएएस में मैंने ये देखा भी था, उसमें ये 12वें अधिवेशन से रिलेटेड था कि 12वां अधिवेशन है ना। ये 12वां अधिवेशन कितने मतलब कितने दिन चला था, एक ही दिन चला था, एक ही बैठक हुई थी। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब होता है सेशन। जब हम संसद पढ़ेंगे तो उसमें भी हम पढ़ेंगे, संसद में सत्र नहीं होते, मानसून सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र। इसका मतलब क्या होता है, एक महीने का सेशन हो गया जिसमें एक महीने लोकसभा की बैठकें होती रहेंगी। 1.5 महीने का सेशन होगा तो 1.5 महीने तक इसकी बैठकें होती रहेंगी। 15 दिन का हो गया तो 15 दिन तक बैठकें होती। तो वो जो ये जो बैठकों का एक पूरा एक सेशन होता है, 10 बैठकों हैं तो 10 बैठकों का एक सेशन बोल देंगे, इसको अधिवेशन भी बोलते हैं, सत्र भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ये आखिरी सेशन था, सेशन था 12वां। और इसी दिन, ध्यान रखना, इसी दिन कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने, उनको देश का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया था। यानी कि संविधान सभा की जो सबसे आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसके बाद में इसकी बैठक होनी नहीं थी। और जो निर्वाचित राष्ट्रपति होना था तो उसमें टाइम लगना था। तो ये संविधान सभा ने क्या किया, इस अपनी आखिरी बैठक में देश के राष्ट्रपति का चुनाव भी कर लिया था, उनका भी निर्वाचन हो गया था और राष्ट्रपति चुन लिए गए। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुने जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये देश के पहले राष्ट्रपति कब चुने गए, ये डेट आपके दिमाग में होनी चाहिए, कब चुने गए, इनका चुनाव कब हुआ, 24 जनवरी 1950। इनका चुनाव कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को इनका इलेक्शन हुआ, इनका चुनाव हुआ। तो ये आखिरी बैठक थी। तो इस आखिरी बैठक में इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये क्या कह रहा है, संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को, उसका जो ड्राफ्ट था ना, जो प्रारूप कमेटी थी उसने उसका जो प्रारूप तैयार किया गया, तो उस प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले 3 वाचन हुए, 3 रीडिंग हुई, यानी 3 बार वाचा गया, 3 बार पढ़ा गया। भाई मान लो, सपोज करो मैंने कोई निबंध तैयार किया, मैंने कोई नोट्स तैयार किए और मैं फिर आपके सामने उसको पढ़ता हूं कि देखना आप, मैं ये बोल रहा हूँ, कोई देखना इसमें आपको अगर कोई चीज बदलानी है, कोई चेंज करानी है, या आपको लगे कि यहाँ सर गड़बड़ है, यहाँ इसको ठीक कर दो, या कोई सुझाव देना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, मैं उसको पढ़ूंगा और मैं कहूंगा आप ध्यान लगा के इसको सुनना, जहां भी गड़बड़ लगे मुझे आप बता देना, फिर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, जरूरी लगेगा तो चेंज कर देंगे, नहीं लगेगा तो चेंज नहीं करेंगे, यही होता है। तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं उसको बांचूंगा, बांचना तो समझते हो ना, अपन देसी भाषा में बोलते हैं ना, बांचनू पढ़नू। तो हम पढ़ेंगे, उस पढ़ने को ही हम वाचन कहते हैं, ध्यान रखना। तो तीन तीन वाचन हुए, यानी 3 बार जो प्रारूप को पढ़ा गया, और पढ़ा गया तो संविधान सभा के सदस्यों ने सुना होगा, सुना होगा तो किसी को सारी चीजें ठीक लगी होंगी, किसी को लगा होगा नहीं नहीं यार ये चीज इसमें चेंज होनी चाहिए। तो जब आपको जब प्रारूप आपको सुनाएंगे तभी तो आपके मन में उसमें कोई चेंज करना है तो उसका आइडिया बाद में ही तो आएगा, वाचन होने के बाद में ही तो संशोधन के प्रस्ताव आएंगे। तो ध्यान रखना, प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले कितने वाचन हुए, 3 वाचन। संविधान सभा में कितने वाचन हुए, 3, ये ध्यान रखना, यानी 3 बार इसको वाचा गया, 3 बार इसको पढ़ा गया।
और 3 बार इसको पढ़ा गया, बांचा गया, तो उसके बाद में क्या हुआ होगा, उसमें संशोधन की भी बातें आई होंगी। लोगों को कुछ चीजें नहीं जची होंगी तो उन्होंने कहा होगा ये बदलनी चाहिए, फिर उसको बदलना है कि नहीं बदलना उस पर वोटिंग हुई होगी। यही तो हुआ होगा, उस पर वोटिंग हुई होगी, और अगर ज्यादा लोगों ने उस बदलने के पक्ष में वोट दिया होगा तो चीजें बदल दी गई होंगी, और नहीं दिया होगा तो चीजें एज इट इज रख दी गई होंगी, सेम टू सेम रख दी गई होंगी। यही तो होता है, इसलिए मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं कि प्रारूप को फाइनलाइज किया, मान लो प्रारूप रखा गया, प्रारूप रख दिया गया, आज रखा गया, तो आज रखा गया तो कल उस पर चर्चा भी तो होगी। उसके हरे आज तो उसको बांच के सुनाया गया है, आज तो बस पढ़ा है, तो उस पर फिर डिस्कशन होगा, चर्चा होगी लंबे दिनों तक, उसमें सुझाव आएंगे, फिर सुझावों पर वोटिंग होगी, फिर कहेंगे ठीक है हमने आपके इन सुझावों पर चर्चा कर ली है, जो सुझाव शामिल करने योग्य थे उसको शामिल कर लिया, फिर आप उसको फिर से आप दोबारा नए सुझावों को शामिल कर करा के आप फिर से उसको नए रूप में छाप के लेके आओगे, फिर आप उसको पढ़ोगे, फिर कहोगे देख लो भाई आपके जच रहा है तो ठीक है, बताओ अब इसमें कुछ गड़बड़ करना है तो ये दूसरी बार पढ़ लिया। फिर भी कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं यार ये भी गड़बड़ है, तो फिर हमने कहेंगे ठीक है आपने जो बताया था उसके हिसाब से अब हमने इसमें चेंज वेंज करके, और ये लो अब तीसरी बार हमने आपके सामने पढ़ दिया, अब बताओ ठीक है क्या, तो तीसरी बार कहेंगे नहीं अब ठीक है, अब इसमें हमें कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रही, तो अब इसको फिर क्या करेंगे, लो अब इस पर साइन कर दो, तो साइन करते ही इसका मतलब वो पूर्णतया तैयार हो गया है। तो ऐसे ही अपना संविधान तैयार हुआ था, उसको 3 बार बांचा गया, 3 बार बांचा गया, तीनों बार उस पर संशोधन के प्रस्ताव आए, फिर संशोधनों पर बिल्कुल एकदम चर्चा हुई, बहस हुई, डिस्कशन हुए, विचारों का आदान प्रदान हुआ, और फिर उन पर जो संशोधन करने लायक थे उनको किया गया। ऐसे नहीं है कि किसी को दबा दिया गया, नहीं तुम्हारी बात नहीं सुनी, उन पर अच्छे से विचार विमर्श करके जो करने लायक थे वो किए, फिर उसको फिर नए रूप में लाए, ऐसे ऐसे प्रोसेस हुआ। तो ध्यान अब आपको ये रखने, ये पहला वाचन कब हो रहा है, 4 नवंबर से। पहला वाचन कब से कब चल रहा है, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर, ये इसका मतलब 4 से कितने हो गए, इसके 6 हो गए, 4 5 6 7 8 9, 6 दिन। पहला वाचन कितने दिन चल रहा है, 6, यानी 6 दिन तक संविधान सभा में इस प्रारूप को पढ़ने का काम, इस पर संशोधनों का काम, चर्चा का काम, बहस का काम हुआ। तो पहला वाचन कब से कब तक चला, 6 दिन, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर तक चला, 6 दिन तक पहला वाचन चला। इस दौरान संविधान के प्रारूप को पढ़ा गया, उसको सबको बताया गया, उस पर उनके औरों के विचार आए, उन पर डिस्कशन हुआ, चर्चाएं हुई, बहस हुई, ये तो पढ़ने का काम कितने दिन तक चल रहा है, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, ये याद कर लेना, पहला वाचन की ये डेट है, इतने से इतने तक पहला वाचन चल रहा है। अब दूसरी बार, अब पहला पहला पढ़ा गया, तो अब दूसरी बार इसको बांचने का काम, पहला पढ़ा होगा तो फिर उस पर कुछ आइडियाज आए होंगे, लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए होंगे, विचार दिए होंगे, तो उन विचारों के हिसाब से फिर चेंज वेंज किया होगा, फिर दूसरी बार उसको उन विचारों पर विचार करने के बाद में, सुझावों पर विचार करने के बाद में उसको नए रूप में फिर से उसको छापा गया होगा, और छाप करके फिर रखा गया, तो फिर जब रखा गया तो वो आ गया दूसरा वाचन। तो दूसरा वाचन कब से कब है, ये लो, 15 नवंबर से, 15 नवंबर से, मतलब 5 6 दिन का गैप रहा, फिर दूसरी बार फिर से उसको बांचना शुरू कर दिया। 15 नवंबर 1948 से इसको पढ़ा गया, और 17 अक्टूबर 1949, ये करीबन करीबन 1 साल तक चला भाई, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, यानी करीबन मोटे तौर पर 11 महीने हो गए तक ये चला। तो ये आपको डेट, ये खूब लंबा वाचन चला है इस दौरान, तो इसका मतलब खूब डिस्कस हुआ होगा, खूब चर्चाएं हुई होगी, हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर, हर एक अक्षर शब्द को उन्होंने अच्छे से उसका मतलब उसको देखा है, उसको खंगाला है। अब देखो तीसरा वाचन, ये आप है ना क्लास होने के बाद में इसको अच्छे से याद कर लेना, इन डेट्स को, इसमें सारे के सारे फैक्ट ही फैक्ट आ रहे हैं। ये कब से कब चला है, 14 नवंबर 1949 था, ये 19 लिख दिया गया जल्दबाजी में। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। अब आपको पता है 26 नवंबर को तो हम प्रस्तावना में डेट देखते हैं कि इस दिन संविधान तैयार हो गया,
तो 26 नवंबर 1949 ये आखिरी था वाचन का। इस दिन इसको पढ़ पढ़ा के ये हो गया कि अब ये लो, अपना तीसरा वाचन है। तीसरी वाचन में 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला ये, 12-13 दिन चला। इस 12-13 दिन के दौरान इस पर अच्छे से फिर से विचार विमर्श हुआ, और 26 नवंबर को ये पूरा विचार विमर्श पूरा बंद बांध हो गया। और ये हो गया कि ये लो, अब ये पूरा संविधान तैयार है, अंतिम रूप से तैयार हो गया। अंतिम रूप से मतलब जितने भी संशोधन सुझाव उझाव उन पर विचार कर कराने के बाद में अंतिम रूप से वो बोले कि ये संविधान है। जो आप लोगों ने जो आइडिया दिए थे उन पर हमने पूरा सोच समझ लिया है, पूरी दिमाग लगा लिया है, और अब ये जो संविधान है 26 नवंबर को जो संविधान की कॉपी सामने आई, वो था अंतिम रूप से तैयार किया गया संविधान। फिर इसी संविधान को ये कहा जाएगा कि ये लो, ये संविधान फाइनल है, ये अंतिम है। जो भी काट छांट करनी थी वो हमने इसमें कर ली है, अब इसमें कोई काट छांट नहीं करनी है। ये ऐसा संविधान है जिस पर सारे राजी हैं, सारे सहमत हैं। तो ये इसकी फाइनल कॉपी है, अंतिम कॉपी है। अब इसी कॉपी को 24 जनवरी 1950 की जो अंतिम बैठक होगी उसमें रखेंगे। कहेंगे अब देखो हमने तैयार तो कर लिया, संविधान हमने तैयार कर लिया और सारे इस पर सहमत हैं, राजी हैं, सबके जच गया है। तो सबके जच गया है, सब राजी हैं, इसका मतलब ये फाइनल है, ये अंतिम है। ये अब देश में इसके हिसाब से ही काम चलेगा। लेकिन अब जब इतने सारे लोगों ने मिलकर तैयार किया तो इस पर साइन तो करो। तो फिर 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होगी। उस बैठक में 284 लोग इस पर साइन कर देंगे। इसके जो 204 इसके जो मेंबर तो ज्यादा थे, उस दिन इतने ही लोग उपस्थित रहे होंगे, तो उन 284 लोगों ने इस पर साइन कर दिया। और साइन करने के साथ ही ये अपना संविधान एकदम बन करके तैयार बन के तो 26 नवंबर को ही हो गया, लेकिन उस पर साइन करना बाकी था। तो साइनों के लिए फिर वो अंतिम बैठक बुलाई गई, और उस दिन ये भी काम कर लिया गया कि अंतिम बैठक है ही, तो फिर बाद में इसकी बैठक नहीं होगी तो राष्ट्रपति भी चुन लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की भी तो जरूरत पड़ेगी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाएगा, तो संविधान लागू होगा तो राष्ट्रपति तो चाहिए। तो ये तीन वाचन है, तीनों वाचन को आप अच्छे से याद कर लेना भाई। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चल रहा है, 6 दिन चला। और करीबन 11 महीने ये दूसरा चला, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। 17 अक्टूबर 1949, और फिर 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, ये तीसरे वाचन के अंतिम दिन इसको ये संविधान बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखते हैं कि क्या क्या है और इसके इम्पोर्टेंट। इसलिए देखो आज वाली क्लास है ना, ये दोनों ही क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप चूक मत जाना इसको। क्योंकि इसमें सारे फैक्ट हैं, सारे आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं। और यहाँ से परीक्षाओं में बहुत प्रश्न आते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, जो मूल संविधान था ना, जो संविधान हमारी संविधान सभा ने तैयार किया था, जो 26 जनवरी 1950 को हमारे सामने आया था, देश के सामने आया था वो। तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस समय उसमें मूल संविधान में क्या क्या था? 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। ये तो हमने जब 1935 का एक्ट पढ़ रहे थे कि 321 धाराएं थी, तो उस समय भी हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। अब दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। तो कितने कितने थे जो मूल संविधान में आपके? ये तो सामान्य फैक्ट हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चों की ये तो नॉर्मल है, याद करने ही होते हैं, इसमें तो कोई भूलने का सवाल ही नहीं है। 22 तो भाग है। मूल संविधान में कितने भाग हैं? 22। अनुसूचियां कितनी थी? 8। अब भी 8 ही हैं क्या? तो मैंने देखो नीचे ये एरो लगा के मैंने लिख भी दिया है, अब 12 है। अब कितनी हो गई? 12। इसका मतलब अलग अलग संशोधनों से ये इन अनुसूचियों को जोड़ा गया, और अब जाकर के कुल अनुसूचियां संविधान में कितनी हो गई हैं? 12। तो पहले क्या थी? 8 थी, 4 और ऐड हुई, 4 और जुड़ी, और अब कुल मिला के हो गई है इनकी संख्या 12। 395 थी। अब देखो मैंने उस दिन भी आपको बताया था, नंबरिंग के हिसाब से अभी भी अगर आप संविधान की कॉपी उठा के देखोगे, जो आपको भारत सरकार की साइट पर अवेलेबल है इसकी डिजिटल कॉपी, और वो 1 मई 2024 तक की अपडेटेड है, यानी उसमें 1 मई 2024 तक के तमाम संशोधनों को शामिल किया हुआ है, सब कुछ उसमें शामिल है। तो उस अगर डिजिटल कॉपी को अगर आप देखोगे तो नंबरिंग तो 395 ही है।
क्रम में तो 395 है, लेकिन हमने फिर से वही बात की थी। जैसे 21 में 21 ए आ गया, अलग अलग आ गए, कोई में नो, नो में नो ए आ गया। तो ऐसे इनको फिर गिना जाए, जैसे नो में नो दो भाग थे, जैसे दो में दो ए जोड़ा गया था, हालांकि फिर दो ए गायब कर दिया गया। 43 में 43 ए, 39 में 39 ए बी सी डी ई एफ। तो इन सारों को अगर आप ये जितने भी संशोधन करके एक ही अनुच्छेद में जो अलग अलग भाग जोड़ेंगे, इनको अगर टोटल कर लेंगे, तो ये आंकड़ा 400 से ऊपर चला जाता है। 455, 60, 65 जो भी है, आपके ऐसा आंकड़ा वो पूछता नहीं है, क्योंकि उसको लेकर के फिर कोई भी कंफर्म नहीं होता ना। तो ऐसे डाउटफुल कभी भी वो नहीं पूछते, जिनकी वजह से उनको फिर किसी पर्सन को गलत करके कोई बोनस अंक देना पड़े। तो नॉर्मली ऐसा पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि फिर इनको वो काउंट के हिसाब से फिर वो कई तरह की दिक्कतें आती हैं, तो वो डाउटफुल पर्सन नहीं पूछते कि जिनको लेकर के फिर उनको कल को प्रॉब्लम आए, डिलीट करना पड़े, बोनस वगैरह नंबर देने पड़े। तो आपको ध्यान रखना 395 ही अनुच्छेद है, अब भी क्रम संख्या में 395 ही है। लेकिन कोई अगर आपसे जिद करे कि नहीं वो तो अब 465 हो गए, 55 हो गए हैं, ये हो गए, तो आप उसको समझा सकते हो क्रम संख्या वही है। कुछ कुछ क्रम संख्याओं में कुछ संशोधन करके जो नए नए ए बी सी डी ई एफ ऐसे कुछ भाग जोड़े गए हैं, उनको उन्होंने गिन लिया है क्रम संख्याओं में, तब वो आंकड़ा 400 के पार चला गया है। वैसे नंबरिंग के हिसाब से 395 ही है, क्रमांक 395 लगा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो, इसको मैंने डबल स्टार किया, इसका मतलब बड़ा काम का है। 26 नवंबर 1949 को जब अपना संविधान एकदम तैयार हो गया, बनके रेडी है, अब बस इसको लागू ही करना है, उतारना है बस इसको। तो 26 नवंबर 1949 को जब अपना संविधान बनके तैयार हो गया था, तो क्या उसी दिन से संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू किया गया, या पूरा का पूरा संविधान ही 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ? ध्यान रखना, अब ये थोड़ी सी गंभीर बातें आपके लिए शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो भी नॉर्मली अपने जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, जो फिलहाल क्लास ले रहे हैं, उनके लिए अब थोड़ी सी ये नॉर्मल से ऊपर की बातें हैं, तो ये अब ध्यान से सुने। अपन अक्सर ये पढ़ते हैं कि 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था, लेकिन इस लागू होने से पहले भी संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे थे, जब संविधान जिस तारीख को बना था उसी डेट से वो अनुच्छेद तो लागू कर दिए गए, और फिर जो शेष अनुच्छेद थे उसको फिर 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। तो ध्यान रखना है कि क्या 26 नवंबर 1949 की बजाय पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से ही लागू हुआ था? उत्तर है नहीं। कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, जिनके बिना व्यवस्थाएं नहीं चल सकती थी, जो जरूरी थे, उनको उसी डेट से लागू कर दिया गया। और बाकी के जो अनुच्छेद थे उनको, और पूरे संविधान को, यानी कि आप ये समझो कि कुछ अनुच्छेद इस डेट से और बाकी शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 से। इसलिए जब हम ये बोलते हैं कि संविधान कब लागू हुआ, तो पूरा का पूरा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए हम इसको गणतंत्र रिपब्लिक डे के रूप में मनाते। लेकिन अब आपको इसमें कोई गहराई से पूछ ले कि क्या सारे अनुच्छेद संविधान के केवल 26 जनवरी से ही लागू हुए थे, कि इससे पहले की भी कोई तारीख से लागू हुए थे? तो आप यहां पर आपको दिमाग घुमाना नहीं है कि सारे के सारे, जब हम ये पढ़ते हैं 26 जनवरी को ही लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को ही हुए होंगे ना। 16 अनुच्छेद ऐसे थे। कितने अनुच्छेद थे? 16। 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो इसी डेट से लागू हो गए थे। तो ये आपके फिर एक फैक्ट आ गया कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद थे जो इसी दिन से लागू कर दिए गए, इसी दिन से प्रभावी हो गए? वो थे 16। वो कौन थे? 16 अनुच्छेद। अब वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो इसी डेट से लागू हुए थे? अब आपको देखो फिर बारीकी में जाकर के याद करना पड़ेगा, आजकल रिस्क नहीं ले सकते, परीक्षाओं में कुछ भी पूछ लेते। नागरिकता, ये नागरिकता के 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। अब मैं जल्दी इन पर है ना शॉर्ट्स वीडियो बना रहा हूँ, 5, 6, 7, 8 और 9, उसमें आपके ये भी क्लियर हो जाएगा, 5 क्या बोल रहा है, 6 क्या बोल रहा है, 7 क्या बोल रहा है, 8 क्या बोल रहा है, 9।
तो ये जितने भी नागरिकता के बारे में ये है ना, वैसे टोटल 11 तक अनुच्छेद नागरिकता की बात करते हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 11 तक, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो नागरिकताओं की बात करने वाले ये जित 5 अनुच्छेद है ना, ये सारे के सारे किस दिन से लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1949। ठीक है। राष्ट्रपति की जो शपथ 60 नंबर अनुच्छेद में है, क्योंकि शपथ तो दिलानी पड़ेगी ना। तो शपथ तो पहले ही दिलानी पड़ेगी। 24 जनवरी 1950 को हम राष्ट्रपति जी का हमने चुनाव किया है, तो उनको शपथ तो दिलानी पड़ेगी राष्ट्रपति पद की। तो ये पहले ही लागू हो गई। तो 60 नंबर भी लागू हो गया। चुनाव आयोग भी तो हमने पहले ही बनाया था, 24 जनवरी 1950 को। भाई चुनाव आयोग पहले बनाना पड़ेगा, तभी तो वो चुनाव कराएगा। चुनाव के लिए, चुनाव कराने तक बहुत सारी व्यवस्थाएं भी तो करनी है उनको। वोटर्स की लिस्ट भी तैयार करनी होती है, संसाधन तैयार करने होते हैं, मशीनें वशीनें, जो भी लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग देना बहुत काम होता है। तो इसका मतलब चुनाव आयोग भी तो पहले बनाना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग की जो बात करने वाला 324 था, ये भी लागू हो गया। तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो हो गए नागरिकता वाले। ऐसे याद कर लेना, 5 तो हो गए अनुच्छेद नागरिकता वाले, ये इसी दिन लागू हो गए। एक ये राष्ट्रपति की शपथ वाला, ठीक है, 60 नंबर। एक 324 जो चुनाव आयोग की बात करता है, चुनाव आयोग की स्थापना की बात करता है, ये लागू हो गया। ठीक है साहब। और क्या है? अस्थाई और संक्रमणकालीन प्रावधान। ये जितने भी है ना, ये अस्थाई प्रावधान है। कुछ समय के लिए इनको स्थान दिया गया था, ये परमानेंट नहीं थे। कि उस समय के जो हालात ऐसे थे, भाई कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, उन कंडीशंस को आपको फेस करने के लिए, सामना करने के लिए कुछ समय के लिए कुछ चीजें आपको रखनी पड़ती हैं, अस्थाई व्यवस्था करनी पड़ती है, ताकि चीजें जब ठीक हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं, तो आप फिर आप उनको चेंज कर देते हैं। तो ये अस्थाई थे, संक्रमणकालीन प्रावधान थे। अस्थाई का मतलब टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए है। और जैसे ही चीजें ठीक हो जाएंगी तो इनको हम हटा देंगे, इनको हटा देंगे। तो ये सब क्या थे? ये कौन से प्रावधान थे? अस्थाई और संक्रमणकालीन प्रावधान थे। कौन कौन से? अनुच्छेद 366, 367, 379, 380, 88, 91, 392 और 93। ये अस्थाई जो व्यवस्थाएं हैं, एक बार जैसे नहीं होता है कि एक बार कोई स्थायी व्यवस्था हो, उससे पहले एक बार टेम्परेरी नहीं होता। हमने नहीं पढ़ा था, एक अंतरिम सरकार बनाई थी 2 सितंबर 1946 को। वो क्यों बनाई थी? वो इसलिए तो बनाई थी कि एक बार जब तक कि पूरे मतलब तौर तरीकों से, पूरे नियमों के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत निर्वाचित होके कोई नई सरकार तब तक नहीं आती, तब तक ये देश कैसे चले? क्या ऐसे ही इसको छोड़ दें? ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर अराजकता आ जाएगी, फिर तो अव्यवस्थाएं आ जाएंगी, फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस राज आ जाएगा, फिर कानून के शासन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कोई धनी धोरी नहीं रहेगा। तो हमने अंतरिम सरकार बनाई थी, एक टेम्परेरी सरकार बनाई थी, कि जब तक की स्थायी सरकार नहीं आती तब तक ये है। तो वैसे ही ये प्रावधान थे कि जब तक कि कोई नई संसद नहीं आ जाती, पूरा संविधान काम करना शुरू नहीं कर देता, तब तक ये अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों से हम काम चलाते रहेंगे। तो ये अस्थाई थे, संक्रमणकालीन थे। ये उस अस्थाई समय पीरियड के लिए थे, ताकि हम उस दौरान देश में व्यवस्थाओं को चला पाए। कौन कौन से थे? 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93। और एक था 394, लघु शीर्षक नाम से था। तो कुल मिला के ये हो गए 16। तो ध्यान रखना है, ये जितने भी है ना आपके, यहां से लेके, ये 16 अनुच्छेद ऐसे हैं जो उसी दिन एट ए टाइम शुरू हो जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को, ये आपको याद रखना है। ये एक बार है ना, आप इसको दोबारा इसको चला लेना, इस वीडियो को, और इसको देख लेना कि कौन कौन से हैं। ये आप याद कर लेना, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि पता नहीं है एग्जाम का पैटर्न क्या हो। क्योंकि आजकल जैसे कोई मान लो पेपर आ गया, तो फिर बाकी के जो आपने देखा होगा, फिर वो जो बाढ़ आ जाती है, विश्लेषण करने शुरू कर देते हैं। ओ ये पैटर्न है, तो इसका मतलब अब यही है। जरूरी है क्या जिस पैटर्न पर आधारित पेपर आया है, तो जरूरी है कि अगला पैटर्न वो फिर चेंज कर दे एग्जामिनर, पेपर बनाने वाला फिर से चेंज कर दे?
तो जरूरी नहीं है कि अब जो पैटर्न आया अपन उसी पैटर्न को फॉलो करें। अपन तो अपने दिमाग में सारे पैटर्न को ध्यान रखते हुए पढ़ लें, ताकि वो जैसे घुमाना चाहे हम घूम नहीं पाए। ये नहीं है कि अब की बार पेपर आया हमने देख लिया अब ऐसी लाइन में तैयार करो, क्या पता आप जिस पेपर को देने जाओ उसमें दूसरी हिसाब से पेपर बना दो। तो अपने को ये सारी चीजें याद करनी है। 16 अनुच्छेद है, लिख के याद कर लेना कि 5, 6, 7, 8, 9 लागू हुआ, 60 वाला लागू हुआ, 324 वाला हुआ, 366, 67, फिर 79, फिर 80, फिर 88, 91, 92, 93 और 394। ये टोटल 16 अनुच्छेद हैं जो उसी दिन लागू हो गए थे। अब देखो, इनके बारे में मैंने लिख दिया था कि थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है। 366 क्या कहता है? 366 बताता है संविधान में जो शब्द है ना, संविधान में कोई भी जो शब्द यूज किए गए हैं बार बार, जैसे मान लो कहीं पर आ गया सत्र, कहीं पर आ गया संयुक्त बैठक, तो इन शब्दों की परिभाषाएं क्या है। कहीं पर शब्द आ गया जैसे एंग्लो इंडियन, तो इस एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है, कौन होते हैं एंग्लो इंडियन, इसका सत्र क्या होता है इसका। तो इन शब्दों की आपको परिभाषाएं देखनी है। संविधान में दिए गए जो शब्द हैं, जो वाक्यांश हैं, उनकी अगर परिभाषाएं देखनी है तो हमें कौन से अनुच्छेद देखना पड़ेगा? 366। तो 366 किसके बारे में है, लिखा हुआ है, याद कर लेना। संविधान में दिए गए शब्दों की और वाक्यांशों की परिभाषा बताता है। 367 क्या बताता है फिर? संविधान के विभिन्न हिस्सों की व्याख्या करता है। संविधान के विभिन्न हिस्सों की व्याख्या, व्याख्या का मतलब कि संविधान के किस भाग का क्या अर्थ लगाया जाए, इसका क्या मतलब निकाला जाए, उसकी बात कौन करता है? 367। तो 366 ने परिभाषाएं बताई किसकी? संविधान में दिए गए शब्दों की, वाक्यांशों की। 367 क्या बता रहा है? 367 बता रहा है कि संविधान के किसी भाग का, किसी प्रावधान का, किसी अनुच्छेद का क्या अर्थ निकलेगा, क्या मतलब निकलेगा, ये 367 बताता है। 379 बहुत इंपॉर्टेंट, इसने संविधान सभा को पहली निर्वाचित संसद बनने तक अंतरिम संसद के रूप में काम करने। आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जा सके।